Hello everyone, I am Dr. KG Arora. Today we are going to discuss an important topic of theory of demand, that is law of demand. This is a part of introductory microeconomics. Before we go to the law of demand, firstly we have to understand the meaning of demand. Demand means आपको ये समझना है कि डिमांड जो हम लेमैन लैंग्वेज में यूज करते हैं दैट इज नॉट वी ट्रीट एज ए डिमांड इन इकोनॉमिक्स. In economics, we means demand means effective demand that consists of three elements, and the first element is desire. If you don't have a desire, you can't create a demand. बहुत सारे साधु संत लोग जो जिनकी डिजायर नहीं है, जिनकी इच्छा नहीं है, they will not create any demand. But डिजायर से भी सब कुछ नहीं हो सकता है. If you are having a desire but you don't have ability to pay or resources to buy that commodity, you will not be able to create a demand. And the third element is will to pay. एक कंजूस आदमी, अब उसके पास डिजायर भी है, उसके पास पैसे भी है, पर जेब से पैसे नहीं निकालता. It means the third element, willingness to pay, must be present. So when desire will be backed by these two elements, that is ability to pay and willingness to pay or will to pay, then that desire become effective desire, and that is equals to demand or effective demand. अब एक बात और समझनी है आपको बहुत ध्यान से. For example, you are desiring to have to buy a गाड़ी, that is suppose ऑडी गाड़ी आप खरीदने चाहते हैं. आपके पास पैसे भी हैं, विलिंगनेस भी है कि आप पैसे चेक निकाल कर देना चाह रहे हैं, पर वो गाड़ी आपकी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो क्या ये डिमांड मानी जाएगी? यस, इस डिमांड इज अनसेटिएबल डिमांड, क्योंकि वो डिमांड इन तीन एलिमेंट्स के बावजूद भी आप उसको नहीं खरीद पा रहे हैं. यू आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई दैट डिमांड. इट मीन्स दैट इज अनसेटिएबल डिमांड. अब हम आगे आते हैं. अब हम आते हैं एक टॉपिक पर, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड. अब आपको एक गाड़ी खरीदनी है, तो देर आर सो मेनी फैक्टर्स विच अफेक्ट्स योर बाइंग दैट गाड़ी. कैसे? पहला है उस गाड़ी का प्राइस. उस गाड़ी का जो मार्केट में सब्स्टिट्यूट है उसका क्या प्राइस है, दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. तो प्राइस ऑफ दैट गुड दैट इज पीएक्स, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जो उसका सब्स्टिट्यूट या और कॉम्प्लीमेंट्री दैट आई विल डिस्कस लेटर ऑन. और आपकी कंज्यूमर्स की इनकम, दैट विल आल्सो अफेक्ट्स योर डिमांड. एंड योर लाइकिंग डिसलाइकिंग, फैशन, हैबिट, ये सब भी आपकी डिमांड को अफेक्ट करते हैं. दैट विल कम्स इन द कैटेगरी ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस टुवर्ड्स ए कमोडिटी. एंड द नेक्स्ट इज चेंज इन एक्सपेक्टेशन, कि वो उसके प्राइस कोई चेंज तो नहीं होने वाले हैं, या आपकी इनकम में कोई चेंज आने वाला है. तो ये भी सब आपकी डिमांड को अफेक्ट करेंगे. इसके अलावा पॉपुलेशन, distribution of income, and there are so many factors which will affect your demand of a commodity, and these are known as determinants of demand. अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले हम ले रहे हैं प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशनशिप है. यूजुअली हम देखते हैं कि प्राइस अगर बढ़ जाते हैं तो डिमांड कम हो जाती है. In other words, there is an inverse relationship between price and demand. But this is a incomplete statement. मैं इसको आपको सबसे पहले बताता हूं. मान लीजिएगा कि किसी कमोडिटी के प्राइस बढ़ रहे हैं, simultaneously your income is also rising. Will it affect your demand? Maybe no.
अब अगर आपकी इनकम सेम रहती है और उसके प्राइस बढ़ जाते हैं तो आपकी डिमांड अफेक्ट होगी, यानी कि डिमांड कम हो जाएगी। एंड दिस रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज नोन एज लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, कि अगर प्राइस राइज हो जाते हैं तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट कंडीशन इज देयर, क्या कंडीशन है वो, कंडीशन ये है कि अदर फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द डिमांड दैट मस्ट नॉट चेंज। मैंने जैसे एग्जांपल लिया कि आपकी इनकम अगर चेंज नहीं होती है, आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज नहीं होता है, आपकी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के जो है वो चेंज नहीं होते हैं, देन देयर इज विल बी ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अब देखते हैं इसको प्रेजेंट कैसे करना है, आपको ये भी समझना है। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स का मतलब है यहाँ पर एक वेरिएबल दैट इज प्राइस इज राइजिंग and demand is falling. It means they are moving in the opposite direction. जब हम अपोजिट डायरेक्शन में बात करते हैं किन्हीं भी दो वेरिएबल की, तो उन उसकी जो रिलेशनशिप को हम डिफाइन करते हैं इनवर्स रिलेशनशिप और नेगेटिव रिलेशनशिप। सो इन केस ऑफ नॉर्मल गुड, law of demand states that there is an inverse relationship between price and demand, but it is based on certain circumstances, certain assumption, जिसको हम कहते हैं ceteris paribus, meaning that other things remaining the same। अब जैसे मैं आप यहाँ पर बात कर रहा हूँ डिमांड ऑफ एक्स, यानी कि डिमांड ऑफ कॉमोडिटी एक्स डिपेंड्स ऑन, इसको मैं सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एफ। एफ मीन्स डिपेंड्स ऑन प्राइस ऑफ दैट कॉमोडिटी, यानी कि मान लीजिए वो गाड़ी आप खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड सो मेनी अदर फैक्टर्स। अब इस प्राइस में, अगर इस प्राइस में राइज आता है तो डिमांड में फॉल होगा, बट इसमें कुछ अजम्पशन लेकर चलेंगे। वो क्या, कि बाकी सब फैक्टर्स जो प्राइस के अलावा हैं दे आर नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट, यानी कि अदर थिंग्स, यानी कि ceteris paribus। Ceteris paribus assumption means that other things remaining the same, there will be an inverse relationship between price and demand। तो other things remaining the same, there will be a there exists a negative relationship between price and demand। अभी मैं इसको आपको और क्लियर करता हूं। तो सबसे पहले तो अजम्पशन देखना है आपको कि दिस लॉ ऑफ डिमांड बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, दैट मीन्स प्राइस के अलावा जो डिमांड को फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं दैट विल नॉट चेंज। एंड वो जब चेंज नहीं होते तो वो हम एज्यूम कर रहे हैं तो उसको हम अजम्पशन कहते हैं, और लॉ ऑफ डिमांड इसी अजम्पशन के ऊपर बेस होता है। और वो अजम्पशन क्या क्या है, कंज्यूमर्स इनकम रिमेन्स अनचेंज्ड, price of related goods remains unchanged, taste and preference will not change, and market size will remain the same, expectation about future relative price, etc. etc. These are the assumptions, मैंने पूरे नहीं लिखे हैं यहाँ पर। These are the assumptions on which law of demand is based on। अब लॉ ऑफ डिमांड को मैंने आपको क्लैरिफाई करने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है। आप बचपन में शीशो झूला में आपने उसको एंजॉय किया होगा। तो इस झूले में क्या होता है, एक तरफ एक पर्सन बैठता है और दूसरी तरफ दूसरा पर्सन बैठता है, और इसके बीच में ये एक जो है एक रॉड लगी होती है जिसका ये बेस होता है। इसको मैंने लॉ ऑफ डिमांड से कंपेयर किया है। हमने एक तरफ बिठा दिया प्राइस और एक तरफ डिमांड। अगर प्राइस नीचे जाएगा तो डिमांड ऊपर जाएगी, पर इसमें भी अजम्पशन है। वो अजम्पशन क्या है, वो ये है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अगर ये रोड ठीक चलती रही तभी ऐसा होगा। इट मीन्स अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम,
there exists a inverse relationship between price and demand. तो अगर ये प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या होगी, राइज होगी। एंड दिस relationship between price and demand is known as law of demand, and फिर मैं बता रहा हूं, this is based on ceteris paribus, that means other things remaining the same, there exists an inverse relationship between price and demand. Now we can explain this law of demand with the help of demand schedule and demand curve. अब डिमांड शेड्यूल क्या है? शेड्यूल का मतलब यहां पर है कि डिमांड को रिप्रेजेंट करना। जैसे डिमांड को क्रिएट करने के लिए हमें 3 एलिमेंट्स की जरूरत होती है, ऐसे ही डिमांड को प्रेजेंट करने के लिए भी हमें 3 एलिमेंट चाहिए। द फर्स्ट वन इज एट व्हाट प्राइस यू आर परचेजिंग दैट कमोडिटी। सेकेंड इज हाउ मच क्वांटिटी इज डिमांडेड। तो मैं यहां बता रहा हूं आपको, पहला आपको चाहिए प्राइस, at what price you are purchasing or you are planning to purchase, how much you will buy, that is the second element, sorry. And third element is time period, कि at what time period you are planning to purchase or you have purchased. तो डिमांड को प्रेजेंट करने के लिए भी हमें 3 एलिमेंट चाहिए, प्राइस, डिमांड एंड टाइम पीरियड। अगर मैं इसको डिमांड को ऐसे प्रेजेंट कर देता हूं तो इसी डिमांड का एक नाम हो जाता है, उसे कहते हैं डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल इज ए न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड बाय मेंशनिंग प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड एंड टाइम पीरियड। इन अदर वर्ड्स, डिमांड शेड्यूल is a refers to the list of quantities that a consumer is willing to purchase at different possible prices in a given period of time। देखिए, अब ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर 3 एलिमेंट को फिर मेंशन किया है, एट व्हाट प्राइस, टाइम पीरियड और कितना परचेज करने की कोशिश कर रहा है। तो अब मैंने यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिया है, दीज आर द कॉम्बिनेशन एट प्राइस ₹9, ही इज डिमांडिंग 50, और जब प्राइस राइज हो रहा है तो उसकी डिमांड कम हो रही है। एक बात और भी ध्यान रखनी है, डिमांड शेड्यूल लॉ ऑफ डिमांड का ही रिफ्लेक्शन है, लॉ ऑफ डिमांड को ही फॉलो करता है। इसलिए डिमांड शेड्यूल को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, डिमांड शेड्यूल इज ए न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो जैसे देखिएगा, प्राइस राइज हो रहा है तो डिमांड कम हो रही है। तो डिमांड शेड्यूल गिव्स ए शेड्यूल ऑफ ऑल्टरनेटिव क्वांटिटी डिमांडेड, जो मैंने अलग अलग बताया है, एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। और एक यहां पर मैंने अभी आपको बताया, डिमांड शेड्यूल इज ए न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब हम इस डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकली भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ में जब भी दिखाना है तो नेचुरली वी हैव टू टेक 2 एक्सिस, x axis and y axis. On x axis we are taking quantity demanded and on y axis we are taking price. अब अगर मैं यहां पर देखता हूं तो मैंने यहां पर डिमांड में 5, 10, 15 लिखा और यहां पर मैंने प्राइस लिखा। एट ₹20 कंज्यूमर इज डिमांडिंग 5 यूनिट्स, और जब प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड बढ़ जाती है, और मैं इन कॉम्बिनेशंस को मिला देता हूं तो व्हेन व्हाट आई विल गेट, दिस इज ए locus of joining price demand combination is known as demand curve। और अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो अगर प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड राइज हो रही है। इसी निगेटिव रिलेशनशिप की वजह से इसको हम कहते हैं डिमांड कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड। क्यों स्लोपिंग डाउनवर्ड है? कि एक कम हो रहा है, दूसरा ज्यादा हो रहा है, यानी कि दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। देयर एग्जिस्ट ए
inverse relationship which I have already explained to you. So demand curve is a negatively sloped downward because of negative relationship.